वेलकम फ्रेंड। युक्ति या इसके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। युक्ति या इसके जो करंट अफेयर्स का सीरीज चलाया जा रहा है समसामयिकी का। आज 26 मार्च है। आज मैं इस टॉपिक को कवर करूंगा। तो आज इसमें कौन कौन से टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों को शामिल किए गए जो आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें इन टॉपिकों को शामिल किया जा सकता है एग्ज़ाम बोर्ड के द्वारा। उसी को ध्यान में रख के हम लोग कुछ टॉपिक को कवर करते हैं। तो इसमें आज हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है, तो उसे हम लोग देखेंगे। ट्यूलिप फेस्टिवल 2022 श्रीनगर में आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष, तो उस पर आज कुछ चर्चा हुआ है, तो न्यूज आया है, उस पर कवर हुआ, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। नाटो के जो महासचिव है जेम्स स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हालिया जो घटना चक्र चल रहा है रूस और यूक्रेन में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक कवर होता है, जिससे आप लोगों को प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। इससे संबंधित बहुत से डायग्राम से आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WTO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के लिए मेजबानी देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। पीटी और मेंस दोनों टॉपिक में आप लोग को यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर घोषित किया गया है। और इन सभी टॉपिकों से, करंट अफेयर्स टॉपिक से 5 संभावित प्रश्न कौन हो सकते हैं जो आपको एग्जाम में पीटी ओरिएंट बन सकता है, तो उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट हम मेरे बारे में आप लोग जान सकते हैं, क्या मैं आप लोग किस रूप से आप लोगों को सेवा दे रहा हूँ, किस रूप से मैं और जगह सेवा दे चुका हूँ। तो अबाउट मी मेरे बारे में, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है हिस्ट्री ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, 6 ईयर का एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस है ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन क्लासेज में। तो मैं इस एक्सपीरियंस के तौर पर आप लोगों के सामने आया हूँ। मैं टू दी पॉइंट बात करता हूँ। जो एग्ज़ाम ओरिएंट टॉपिक है उसे मैं कवर करके आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ, ताकि हम उन चीज़ों को आपके सामने ला सकें जो एग्ज़ाम ओरिएंट हो और आप लोग के लिए कम समय में अधिक उपयोगी बन सके। साथ ही 3 टाइम मैंने इंटरव्यू फेस किया है, तो ये भी मेरी एक अलग उपलब्धि है, जो मैं पीटी और मेंस आपको इंटरव्यू तक के चीज़ों को मैं समझा सकता हूँ, किन चीज़ों पर आप लोग को फोकस करना है, किन चीज़ों पर नहीं। नेक्स्ट है ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे लोक प्रशासन बोला जाता है हिंदी में। मैं उसे ऑप्शनल पेपर के रूप में लेता हूं, उसे कवर करता हूं। साथ ही साथ जीएस के पेपर में आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, आईआर, करंट अफेयर्स के टॉपिक को मैं कवर करूंगा। साथ में प्रिंस जायसवाल सर है, वो भी आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक को कवर करेंगे। मैं यहाँ क्वेश्चन को कवर करता हूँ और करंट अफेयर्स को प्रिंस जायसवाल सर आपको टॉपिक को कवर करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। साथ ही इसके अतिरिक्त ये बैकग्राउंड जो है, उसके अतिरिक्त मुझे आपको यूपीएससी और पीसीएस, यूपीएससी और प्लस पीसीएस जो होता है ऑल स्टेट पीसीएस, हिंदी स्टेट पीसीएस, वहाँ पर 10,000 से अधिक प्रश्नों को क्रिएट करने का, ओरिजिनल को कंटेंट को क्रिएट करने का मुझे एक्सपीरियंस होल्ड है। और साथ में मैं इन सब चीज़ों को लेकर, आप लोग क्वेश्चन जब भी देखते होंगे तो उसके क्वालिटी को समझ के आपको इन चीज़ों को समझ में आता होगा एक्सपीरियंस क्या होता है, किस रूप से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन किस रूप से क्रिएट होता है किसी भी एग्ज़ाम बोर्ड के द्वारा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर मैं आप लोग के सामने आया हूँ। नेक्स्ट हम लोग युक्ति से आप किस प्रकार से जुड़ सकते हैं, इसे देखने के लिए आप सबसे पहले आप तो ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। तो युक्ति IAS आप लोगों को लोगो ऐसे देखने को मिलेगा, तो आप डाउनलोड कीजिए। सारे जो फैसिलिटी युक्ति IAS प्लेटफॉर्म पर दे रहा है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे इस प्लेटफॉर्म पर आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में टेस्ट अवेलेबल कराया जा रहा है। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, पीटी प्लस मेंस दोनों ओरिएंट है। आप लोग इसके लिए टेस्ट देख सकते हैं। साथ ही साथ ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जिसमें एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपी, बिहार, एसआई, एफसीआई, डीआरडीओ, आईबीओ, एयरफोर्स और भी बहुत से एग्ज़ाम है। जाके एक बार विजिट करके देख सकते हैं ऐप पर, या विजिट कीजिए आप www.yuktiis.in पर। तो आप चीज़ों को देखिएगा। एक नए एक्सपीरियंस के साथ युक्ति प्लेटफॉर्म आपको लेकर आया है। हमारा टैगलाइन है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग। तो अपने मोबाइल को अभी ही अपना कोचिंग बनाइए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यूपीएससी का टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो आप इसे ज़रूर, जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं, इसे ले सकते हैं और देख सकते हैं कि किस रूप से आपको टेस्ट अवेलेबल कराया जा रहा है। मात्र फी 1500 रखा गया है इसका।
और ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट छात्रों के एस्पायरेंट के लिए है, तो आप लोग इसे ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूपीपीसीएस का भी सीरीज चल रहा है, तो जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं तो आप इसमें आप देख सकते हैं किस टेस्ट है और सभी सब्जेक्टिव टेस्ट किस रूप से सीसेट कितना होगा और फुल टेस्ट कितना होगा। साथ में आप लोग को 1 ईयर की वारंटी इसकी होगी और इस पैक का मात्र 299 रुपया रखा गया चार्ज, और ये दोनों एस्पायरेंट के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों एस्पायरेंट के लिए, तो आप इसे जरूर परचेज कर सकते हैं। 67 का भी सीरीज चल रहा है, तो जो भी स्टूडेंट है इसे ले सकते हैं, देख सकते हैं। आप लोग के लिए यह 21 टेस्ट है जिसका मात्र फी रखा गया 199, और यह 1 साल 2 ईयर के लिए वैलिड रखा गया बिहार के लिए, और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट एस्पिरेंट इसमें शामिल हो सकते हैं। साथ ही आप लोगों को लूसेंट बूस्टर सीरीज भी चल रहा है, तो आप इसे ज़रूर परचेज कीजिए, क्योंकि जहाँ भी जीएस में आपको जीएस का पार्ट, किसी भी एग्जाम में जीएस का पार्ट पूछा जाता है, वहाँ लूसेंट की भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि यह कुछ पेज में बहुत से टॉपिक को कवर करता है, जो कम समय में, कम ड्यूरेशन में इसे आप लोगों को टॉपिक को कवर करने में बहुत सहायक है। उसी को ध्यान में रखकर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के एस्पिरेंट के लिए 600 से अधिक प्रश्नों को टॉपिक वाइज कवर कराने का प्रयास युक्ति आईएएस के प्लेटफॉर्म के द्वारा दिया जा रहा है, जिसका मात्र फी 199 है, और इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। जीएस के जो भी पार्ट होंगे कवर कराए जाएंगे, जिस रूप से प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है, आप लोग जाकर देखिए इसकी क्वालिटी को। पहले सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्रिएशन को देखिए, फिर ऑप्शनल जो उसका एक्सप्लेनेशन किया हुआ उसे ज़रूर देखिए, और किस रूप से आप लोग को समझाया जाता है, किस रूप से डायग्राम पिक्चर सब अपलोड किया जाता है, तो आप इसे ज़रूर देखिए, समझिए, तो जाके इसे परचेज कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए नया एक्सपीरियंस आप लोग के लिए लेकर आया है युक्ति आईएएस, और ये आप लोगों के लिए रामबाण होगा, ध्यान रखिएगा। अगर इस पर आप कंट्रोल कर ले, इस पर आप कमांड कर लेते हैं और अपने अध्ययन शैली में इसे शामिल कर लेते हैं, तो लूसेंट से बाहर कुछ भी नहीं होगा। साथ में हमारे द्वारा भी कुछ आप लोग को अपडेट दिया जाता है। हर सबसे इसकी विशेषता ये है कि जो भी अपडेट होता है, कुछ करेक्शन होता है, एरर होता है, हर एक बुक में कुछ ना कुछ एरर होता है, तो उसे मैं सुधार को आप लोग को नोटिफाई भी करता हूँ कि यह एरर है, आप लोग उसे सुधार लीजिए और अपने नोटबुक में शामिल कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। चलिए, पहला आज टॉपिक है, जबकि जान रहे हैं आप लोग कि दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोग को समसामयिक करंट अफेयर्स दिया जाता है। तो चलिए, आज का जो पहला टॉपिक है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। निर्यात तैयारी जो सूचकांक है आप लोगों का वो जारी हो गया है, एक्सपोर्ट इंडेक्स जो होता है उसके संदर्भ में निर्यात तैयारी सूचकांक का द्वितीय संस्करण अर्थात सेकेंड संस्करण जो है सेकेंड एडिशन आप लोगों को जारी हो चुका है, जिसमें नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा, यह रिपोर्ट प्रतिस्पर्धा संस्थान के सहयोग से आपको यह जारी किया जाता है। इस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस को याद रखिएगा, ये संस्था को, यह आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा। यह किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, किसका रिपोर्ट में सहयोग, नीति आयोग किस संस्था का सहयोग लेता है। निर्यात सूचकांक जो है में गुजरात लगातार दूसरी बार शीर्ष पर बना रहा। गुजरात हैज़ टॉपटेड एक्सपोर्ट जो इंडेक्स है ये है सेकेंड टाइम इन रोल रहा है, सेकेंड टाइम इस बार हाईएस्ट रहा है। साथ में इसके क्रम में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा स्थान रहा है। क्रमशः यहाँ लिखा हुआ, अर्थात सेकेंड में महाराष्ट्र है, थर्ड में कर्नाटक, फोर्थ में तमिलनाडु और हरियाणा, तो क्रमशः आप लोग को कर दिया गया है। तो ध्यान में रखिएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा क्रमशः है रैंक सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, इसी तरह याद रखिएगा आप लोग। इस सूचकांक का संस्करण के देश के अधिकांश, यहाँ नोट याद रखिएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कुछ चीज़ों को आप लोग इस प्रकार से पढ़िए जो आप लोग को हर डायग्राम समझ में आए, हर चीज़ों को समझ में आए, क्यों यह महत्वपूर्ण रिपोर्ट होता है। इससे संबंधित और भी अतिरिक्त प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इन सब को ध्यान में रखते जाइएगा आप लोग। नोट, इस सूचकांक का संस्करण जो है वो आपको अधिकांश तटीय राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। देखिएगा यहाँ पर जो इंडिया का मैप है, तो यहाँ पर जितने स्टेट कोस्टल एरिया के स्टेट है वही सर्वोच्च स्थान में किया। हालांकि हरियाणा एक यहाँ पर है, और भी मैं अभी डाटा आप लोग को दूंगा, कुछ स्टेट ऐसे जो उनका प्रदर्शन रहा है, पर अधिकांश तटीय क्षेत्र के जो राज्य हैं उनका बहुत बेहतर रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट जो विदेशी एक्सपोर्ट होता है, निर्यात किया जाता है, तो यहीं से किया जाता है, इसलिए उनका रैंक बेहतर हो जाता है।
इसी तरह आपको मोस्ट कोस्टल स्टेज कंट्री विल बी नेक्स्ट, जो अमंग ऑफ द परफॉर्मेंस एट द एडिशन ऑफ द इंडेक्स, अर्थात कहा गया जो अधिकांश तटीय क्षेत्र। तो सेम एक्सप्लेनेशन आप लोग देखते जाइएगा। निर्यात तैयारी के ये सूचकांक की तैयारी सूचकांक कैसे करता है, निर्यात तैयारी सूचकांक क्या है, इसे आप लोग इसे जानना जरूरी है, क्योंकि यह प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो यह भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, ध्यान रखिएगा दोनों के लिए, स्टेट के लिए भी है और यूटी के लिए भी है। इस सूचकांक के 4 मुख्य स्तंभ है, जैसे व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र, नीति, निर्यातक प्रदर्शन, निर्यात के पारिस्थितिकी तंत्र, अर्थात यहाँ पर बिजनेस इकोसिस्टम, पॉलिसी, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस और एक्सपोर्ट इकोसिस्टम। तो इस प्रकार के 4 आपको प्रश्न पूछ सकता है। यहाँ से इंग्लिश में आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर पूछ सकता है, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा BPEE, BPEE। यहाँ मैं लिख दूँ कहीं पर, चलिए ऊपर ही लिख देता हूँ, BPEE। आप लोग याद रखिएगा, इसी स्तंभ को यह यूज करता है नीति आयोग, इसी आधार पर यह सूचकांक जारी करता है। यह सूचकांक भारत के निर्यात उपलब्धि के व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है, ओब्वियसली यह विश्लेषण प्रदान करेगा। साथ में यह सूचकांक केंद्र शासित प्रदेशों अन्य राज्यों समकक्षों के साथ संबंधित प्रदर्शन तुलना में यह भी किया जाता है। सेम एक्सप्लेनेशन है, इसलिए आप लोग देखते जाइए। द इंडेक्स प्रोवाइड द कंप्रेहेंसिव एनालिसिस ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट अचीवमेंट जो होता है, इसके संदर्भ में बातें की जाती है। इस सूचकांक का उपयोग निर्यात में विकास को बढ़ावा देने के लिए बेहतर नीतियों का विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है, कि सरकार जो नीतियाँ ला रही है उसको बेहतर तरीके से और भी हम इनरिच कैसे कर सकते हैं, इन नीतियों पर बल देते हुए इन सूचकांक को जारी किया जाता है, ताकि राज्य इसके संदर्भ में कुछ कर सके। देखिए यहाँ लिस्ट दिया हुआ टोटल स्टेट और यूटी का, तो ध्यान रखिएगा जो भी स्टेट से आप हैं उसका पहले रैंक आप लोग याद रखिएगा। पहले तो आप लोग 4 जो स्टेट है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका, तमिलनाडु, हरियाणा, ये जो स्टेट है इसको तो याद रखना ही है। ये अब लास्ट साल कितना था, 2020 में कितना था और 2021 में कितना था, तो ध्यान रखिएगा कितने अंतर का सुधार हुआ है। जैसे कर्नाटका लास्ट ईयर में 9 था, इस बार 3 आया था, कितने अंकों का सुधार हुआ ये भी प्रश्न। कौन सा स्टेट पिछले अनुपात में गिरा है वो भी याद रखना है। पिछले साल तमिलनाडु था, 3रा रैंक था उसका, इस बार वो 4था पर चला गया, 1 अंक की गिरावट आई है। नेक्स्ट आप लोग जैसे अब जो भी स्टेट के हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के हैं, तो पिछला साल वो कितने रैंक पर था, 11, तो इस साल 6 रैंक पर आ गया है। तो इस बार कितने अंकों की सुधार हुई है, यह भी प्रश्न आपको यूपी स्टेट पीसीएस में जो यूपी एग्जाम होगा वहाँ पूछ सकता है। मध्य प्रदेश का एग्जाम में वहाँ भी यह पूछ सकता है कि लास्ट ईयर था 2012 में 2020 में 12 रैंक था, इस वर्ष उसका 7वां रैंक है, तो ये प्रश्न आपको पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आप लोगों को और भी जो भी स्टेट से आप जुड़े हुए, जैसे बिहार के स्टूडेंट है, बिहार वाले स्टूडेंट देख लीजिए, लास्ट ईयर था 30, इस बार हुआ है 22, बहुत 8 अंकों के सुधार हुआ है। तो ये भी देखिएगा कि किस में डिक्रीज हुआ, किस में इंक्रीज हुआ, तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। नेक्स्ट आप लोगों को झारखंड देखिए, झारखंड किधर है, थोड़ा सा ढूंढ लीजिए, झारखंड होगा इधर ही कहीं, ये भी कुछ लगता है इसमें छूट गया। हाँ, क्या झारखंड है, झारखंड का भी थोड़ा, क्योंकि बगल का स्टेट जो बिहार है, यूपी का बगल का आसपास के भी स्टेट का रैंक देख लीजिएगा, प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है। जैसे झारखंड 14 था लास्ट ईयर, इस बार कितना आया, 20 आया, तो 6 अंकों का इसमें गिरावट हुआ है, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। वेस्ट बंगाल को भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आपका पड़ोसी बिहार का पड़ोसी राज्य है, तो आप लोग को यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। तो ये इस प्रकार के चीज़ों को ध्यान रखना है, कौन सा स्टेज पॉजिटिव लाया है इस बार, किस में नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, सुधार हुआ है नकारात्मक रूप से, और किस में सकारात्मक से सुधार हुआ, ये सब चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना है। रैंक कौन इस साल कितना है, जैसे बिहार 22वां रैंक है, बीपीएससी एग्जाम होगा वहाँ पूछा जाएगा। यूपी वाले में, यूपी के पीसीएस में आप लोगों को ये रैंक किस प्रकार से बढ़ा, 6 रैंक आया है, तो कितने अंकों का सुधार हुआ, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट आप लोग को ध्यान रखना है, यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया है, पीआईबी का डाटा, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत निर्यात में 36% दर से बढ़ रहा है, जबकि वैश्विक व्यापार 30% से बढ़ रहा है। तो बिहार जो भारत है विश्व में कितने प्रतिशत, 36%, विश्व में जितना विकास हुआ उससे 6% अधिक दर से बढ़ रहा है। विश्व माल विकास जो व्यापार है, यहाँ पर देखिए, इंडिया एक्सपोर्ट द ग्रोइंग इन द रेट ऑफ 30% वाइल द ग्लोबल ट्रेड ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 30%, अर्थात निर्यात में 36% से बढ़ रहा है, जबकि वैश्विक व्यापार वहीं इसके वनिस्पत में 30% दर से बढ़ा है। नेक्स्ट है विश्व माल व्यापार, अर्थात गुड्स जो होता है, गुड्स, उसके व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 1.6 से बढ़कर
1.7% अर्थात 0.1% की वृद्धि हुई है, जो जिसमें कारों, विद्युत, मशीनरी और लोहा और इस्पात जैसे क्षेत्रों में विस्तार का योगदान रहा है। तो ये भी आपको प्रश्न पूछ सकता है, किन क्षेत्रों के निर्यात में वृद्धि इस वर्ष ज़्यादा रही। तो जो कार है, व्हीकल होते हैं, उसमें वृद्धि, विद्युत मशीनरी है उनके में, और साथ में आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और आयरन और स्टील कंट्रीब्यूशन किया है इसमें। तो ये आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है। इंक्रीज कितना हुआ, 0.1% का इंक्रीज हुआ है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार में 24 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। विश्व व्यापार जो लगभग है, विश्व का जो व्यापार है निर्यात का, वो 24 ट्रिलियन का है, जिसमें भारत का निर्यात कितना है, भारत का 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। जो हाल ही में मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये प्रिंस सर ने बताया भी था कि लक्ष्य कितना जल्दी प्राप्त कर लिया है भारत 400 बिलियन का। प्लस कम्युनिटी में आप लोग इसका भी, आप लोग को कम्युनिटी जो यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी सेक्शन है, उसमें भी 400 बिलियन के अमेरिकी डॉलर से संबंधित डाटा आप लोग को अपलोड किया गया है। 50 शब्दों 100 शब्दों में वहाँ पर कुछ विश्लेषण भी किया गया। तो उसे जरूर देखते रहिए। कि देखिए, मैं बार बार इसलिए क्यों आप लोग को बोलता है, UPSC आप लोग को एग्जाम ओरिएंट चीज़ों को कवर कराता है, उससे अतिरिक्त आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान देते रहिए उन सब चीज़ों को, जो भी यहाँ अपलोड कराया जा रहा है उसे वेट एंड वॉच करते हैं, उसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए चीज़ों को, अपने एग्जाम हॉल में उसे जाके अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर सारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड कितना है, $24 ट्रिलियन है, जिसमें इंडिया एक्सपोर्ट कितना करता है, $400 बिलियन, जो इंक्लूड ह्यूज अमाउंट है। यह बहुत व्यापक विशाल क्षमता रखता है। नीति, इससे संबंधित कुछ नीति आयोग का रिपोर्ट है, तो उससे संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जैसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार, तो इनका याद नाम जरूर रखना है। पूर्वकालिक सदस्य कौन है, के सरस्वती, प्रोफेसर रमेश चांडी और डॉक्टर VK पॉल। तो ये 3 पूर्वकालिक सदस्य का नाम याद रखना है। साथ में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी को, अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री PM होते हैं नीति आयोग के, ये सभी लोग जानते हैं। जब इनका फॉर्मेशन हुआ, कमेंट बॉक्स में अब आप लोग बताइए नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, और इसका गठन कब किया गया है। तो ये आप लोग को प्रश्न बताना है। वाइस चेयरमैन ऑफ राजीव कुमार, वॉल जो टाइम मेंबर्स जो पूर्वकालिक सदस्य होते हैं, ये सरस्वती जी हैं, चांडी हैं और प्लस पॉल है। तो 3 आप लोग को याद रखना है। नहीं तो इस प्रकार भी आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे सेकेंड थोड़ा पेंसिल का हो जाता है, RSRP। तो RSRP आप लोग शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं। तो आप लोग को यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, तो इस प्रकार के शॉर्ट फॉर्म भी आप लोग को याद करा सकता है। RS यहाँ पर फिर R फिर P। तो इस प्रकार से आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकेंड। आप लोग को सेकेंड टॉपिक ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जब 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, हालांकि न्यूज अभी ही अपडेट हुआ था, इसलिए मैं इसे कवर कर दिया अभी भी। पर जैसे ही यह अपडेट होगा 1 अप्रैल से 30 अप्रैल जो आने वाले उससे नज़दीक एग्जाम होगा, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा। ट्यूलिप फेस्टिवल 2020 श्रीनगर, ट्यूलिप फेस्टिवल आपको श्रीनगर, विगत 9 माह के बंद के कारण 23 मार्च को इसे जनता के द्वारा फिर से पुनः खोला गया। ट्यूलिप जो फेस्टिवल जो बाग है श्रीनगर में, जो वहाँ पर उत्पादन किया जाता है, इसे जो हमारे जो टूरिस्ट हैं उनके लिए या जो बगीचा इसे ओपन फिर से पुनः कर दिया, ताकि 1 अप्रैल से आवाजाही जो ये प्रोग्राम फेस्टिवल चलाया जाएगा उसे सुचारू कराया जा सके। श्रीनगर ट्यूलिप महोत्सव क्या है, इसे जरूर जानिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह वार्षिक रूप से अप्रैल के महीने में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा ट्यूलिप उत्सव का आयोजन करती है, जो केंद्र शासित प्रदेश पर्यटन सीजन की शुरुआत करेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से एनुअल रिपोर्ट या एनुअल इन द मंथ ऑफ द अप्रैल जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज द ट्यूलिप फेस्टिवल। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जो हाल ही में 2019 में बना है, तो उसके द्वारा यह चालू किया जाएगा। इस त्यौहार में कई संगीत कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मेलन और भोजन उत्सव शामिल होते हैं। और ट्यूलिप रंगों के मिश्रण भारत के विभिन्न हिस्सों में पर्यटकों का कश्मीर आकर्षण का केंद्र रहा। वैसे भी कश्मीर हमारे धरती का स्वर्ग है, भारत का स्वर्ग है, तो इसलिए आप लोग इस रूप से भी जानना चाहिए। नेक्स्ट है नोट, यहाँ याद रखिएगा नोट, इससे प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकता है। जैसे श्रीनगर एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन स्थित है, जहाँ बगीचे में 1 लाख से अधिक ट्यूलिप के पौधे रोपे गए हैं, जहाँ पर आपको 45 से लेकर लगभग कभी कभी 60 प्रजातियाँ ट्यूलिप की यहाँ पर बगीचे में शामिल किया जाता है, और उसे ट्यूलिप उत्सव के दौरान देखने को मिलता है। देखिए एशिया लार्जेस्ट
गार्डन इन द ट्यूलिप गार्डन लोकेशन श्रीनगर। तो आप लोगों को प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। नेक्स्ट है ट्यूलिप फेस्टिवल जो आयोजन कब किया जाएगा, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक किया जाएगा। सेम एक्सप्लेनेशन है आप लोग को 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। तो इन सब चीज़ों को कवर करना है, प्रश्न यहीं से होगा, इधर उधर नहीं भटकना है। नेक्स्ट है जबरवान रेंज, इससे आप लोग जरूर गूगल पर सर्च कीजिएगा। जबरवान रेंज है, क्यों महत्वपूर्ण है, लोकेशन, इसका लोकेशन किस रूप से है, स्ट्रेटजिक लोकेशन क्या है, तो इसके संदर्भ में प्रश्न आपको पूछ सकता है। इन्हीं सब चीज़ों को शामिल किया जाता है एग्जाम में, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है। जैसे जब गलवान घाटी का घटना हुआ था, गलवान घाटी से प्रश्न आपको बीपीएससी में देखने को मिला था, नेक्स्ट एमपी में मिला था देखने को, तो प्रश्न वहीं से होता है, बस आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहाँ से आप लोग को इन सब स्ट्रेटजी जो लोकेशन उनसे याद रखना है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन में स्थित जो श्रीनगर के डल झील के पास है। तो यह भी प्रश्न आपको पूछ सकता है, ट्यूलिप गार्डन जो है वो किस झील के किनारे है, तो डल झील के किनारे है। नेक्स्ट है वर्ष 2008 में इसे शुरू किया है तत्कालीन मुख्यमंत्री जो मावी आवाज़ यहाँ लिखा गया है, गुलाम नबी आज़ाद है। थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो ये सबसे पहले कौन चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद जो थे, 2008 में इसे प्रारंभ किया गया इनके द्वारा। और यहाँ पर करीब 30 हेक्टेयर से अधिक एशिया के सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान, जिसमें लगभग 60 से 65 प्रजातियाँ जो करीब 15 लाख रंग बिरंगे ट्यूलिप फूल लगाए जाते हैं। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, कितना 1.5 मिलियन कलरफुल ट्यूलिप, जो 60 से 65 स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स होता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए ट्यूलिप यही है, बहुत ही महत्वपूर्ण, यह हमारे यहाँ तो है ही, विदेशों में इसकी बहुत ही मांग होती है, यूरोप कंट्रियों में, और वहाँ पर भी गार्डनिंग है। तो इसके लिए बहुत ही इस प्रकार के इसे आप लोग जरूर सर्च कर सकते हैं। एशिया लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, देखिए डल झील इसके बगल में मनोरम पहाड़ों के बीच में बसा है यह तो इसलिए ध्यान रखिए, ये सब चीज़ों को कवर करते रहना, देखते रहना कितना रंग बिरंगा यह ट्यूलिप के महोत्सव है। नेक्स्ट है आप लोग को, चलिए नेक्स्ट है तीसरा टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस बार जो भी एग्ज़ाम पीटी का होने वाला है, यहाँ से ज़रूर प्रश्न होगा। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ से ज़रूर नाटो से संबंधित प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा वो। और इसके संदर्भ में टेस्ट आप लोग जब 67 बीपीएससी का टेस्ट दिए थे, इस पर हॉलिस्टिक आप लोग सारी चीज़ों को कवर कर दिया गया है। तो टेस्ट जो दिया जाता है उसको अच्छे तरीके से देखिए, प्रश्न उससे बाहर नहीं होगा। नाटो के जो महासचिव है जेम्स स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया गया है। उत्तरी अटलांटिक संगठन या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का महासचिव जो जेम्स स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल है 30 सितंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया। तो प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है, 30 सितंबर 2023 तक। जो 1 वर्ष तक बढ़ा है, यही सेम टू एक्सप्लेनेशन आपको जो है सितंबर 2023 तक इनका बढ़ा दिया गया है। अक्टूबर 2014 में या इस संगठन के जो पूर्व वो क्या थे, यह नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ध्यान रखिएगा, नॉर्वे का यह प्रश्न आपको पूछ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा किस देश के ये प्रधानमंत्री थे, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नाटो के महासचिव नामित किया गया था, जिनका कार्यकाल सितंबर 2021 में समाप्त हो जाएगा, इसलिए 30 सितंबर 2023 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। सेम है अक्टूबर 2014, स्टोल्टेनबर्ग जो थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नॉर्वे नेम्ड सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो हुज द टर्म ऑफ ड्यू टू एंड सितंबर 2021। नेक्स्ट आप लोगों को ध्यान रखना है, इनका सितंबर 2021 में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, होने वाला था। थोड़ा यहाँ देखिए, यहाँ कन्फ्यूजन यहाँ इसलिए हो जाता है, यहाँ 2022 होगा, थोड़ा सा ईरर आप लोग को ध्यान में रखना, ये सब चीज़ें ईरर हो जाता है, ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट है उत्तरी अटलांटिक जो संधि संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, तो इसे यह संगठन एक सैन्य संगठन है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न यह पूछ सकता है नाटो किस प्रकार का संगठन है, तो यह सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। अब आप लोग बताइए यह डेट भारतीय संदर्भ में क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से अब कुछ घटनाएं घटी है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है
इट इज़ द मिलिट्री अलायंस एस्टेब्लिश्ड ऑन द 4 अप्रैल 1949। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में, जिसका 30 स्वतंत्र सदस्य है। हालिया इसका जो न्यूएस्ट जो कंट्री है, जो मेंबर है, वो कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इस पर टेस्ट पर विस्तृत चर्चा कर दिया गया है। तो आप लोग जरूर, हमें उम्मीद है जो भी स्टूडेंट है यहाँ पर हैं, उस कमेंट के माध्यम से ये बता सकते हैं कि 30वां स्वतंत्र देश कौन शामिल हुआ, जो लास्ट सबसे लार्जेस्ट है। देखिए बीपीएससी टेस्ट में विस्तृत चर्चा किया गया है, तो उसको पीडीएफ को जो मिला है आप लोग जाके देख लीजिएगा, वहाँ पर सारे डायग्राम बताया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये देखिए स्टडी का आप लोगों के लिए कुछ पिक्चर लेकर आया हूँ, जिसे आप लोगों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। देखिए 1949 में कितने देश थे शामिल, जो संस्थापक सदस्य के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, कनाडा, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, ये आपको संस्थापक सदस्य है। तो आपको प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन नाटो सदस्य के संस्थापक सदस्य। नेक्स्ट है आप लोग को 1952 से 90 तक कौन कौन बना है? ग्रीस बना है, तुर्की, जर्मनी, स्पेन। तो तुर्की को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अरब कंट्री देश में है तुर्की, या नाटो का सदस्य है। तो आप लोग यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। 99 में आप लोग को पोलैंड, चेक रिपब्लिक और हंगरी इसका सदस्य बना था। नेक्स्ट 2004 से 9 के बीच में आप लोगों को याद रखना है बुल्गारिया, लिथुआनिया, लटाविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया। तो ये आप लोगों को याद रखना। इस प्रकार से ये यूरोपीय कंट्री जो छोटा देश था, वो आप लोग को ध्यान रखिएगा। अभी जो युद्ध चल रहा है यहाँ पर यूक्रेन है, देखिए ये इसी यहीं पर यूक्रेन है। आप लोग इसके लिए युद्ध हो रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच, और नाटो इसमें मुख्य दर्शक बना हुआ है। तो इस रूप से आप लोग को ध्यान रखना है, उसकी भी अपनी मजबूरी है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। 2017 से लेकर आप लोगों को 20 तक कौन कौन सा सदस्य बना है? मोंटेनीग्रो और नॉर्थ मैसेडोनिया आपको इसका नवीनतम सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ है। आपको कंट्री जो एस्पेरेंसन है, एस्पेरेंट्स देखिए, इसमें बहुत से कंट्री का नाम भी है। आपको यहाँ पे बीच में आपको स्लाइड ऐसे बना हुआ है, जो ज्वाइन करता है इसके बैठक को, या इसे आप लोग इस रूप से भी देखना चाहिए आप लोग को। और साथ में आप लोग को देखिए इस बार ये एक अलग ही आप लोग को लाया गया है, जिसमें आप लोग को देखना है कितना बिलियन डॉलर खर्चा करता है अमेरिका अपने इस पूरे नाटो के संदर्भ में। तो सभी लोगों के संदर्भ में यहाँ पर देखना, उसका अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सारे आंकड़े दिए हुए। इसलिए अमेरिका प्रभुत्व में रहता है, क्योंकि सबसे इकोनॉमी रूप से वह, ये टोटल विश्व का 111 बिलियन, लगभग 24% जो यूनाइटेड स्टेट और कनाडा कवर करता है। साथ में आपको 1.2 ट्रिलियन आपको जो स्पेंडिंग है 2021 में नाटो के द्वारा किया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह टॉपिक आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रश्न इससे पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ पर दिया गया है कुछ न कुछ उससे प्रश्न बनते हैं, उभरते हैं। तो आराम से स्लाइड को रोक लीजिएगा और अपने अनुसार इसे जरूर कवर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं ज़्यादा चीज़ों को बताना शुरू कर दिया तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बस पिक्चर को मैं आप लोग इसलिए शामिल कर, जिससे आप लोग चीज़ों को समझ जाए कि प्रश्न का डायग्राम किस रूप से होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, क्या है चौथा नंबर जो टॉपिक है उसे क्या है देख लेते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है, उन्हें WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के लिए मेजबान देश के समझौते पर हस्ताक्षर किया। भारत उसका मेजबान देश है। आयुष मंत्रालय के द्वारा, जो आयुष मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ने गुजरात के आयुर्वेद के प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान संस्थान जो है, उसमें आपको एग्रीमेंट विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WTO जो एस्टेब्लिशमेंट है ऑफ द वर्ल्ड ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिंग मेडिसिन एंड द इंडियन, जो जामनगर आप लोगों को यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। जामनगर में भारत के पारंपरिक चिकित्सा के लिए WHO वैश्विक केंद्र की स्थापना करेगा, जहाँ मेजबान देश के रूप में भारत को शामिल किया गया है। इस केंद्र को भारत सरकार के द्वारा लगभग 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश की सहायता मिलेगी। तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है आपको, इस जो संस्था किया जो जिसे WHO GCTM कहा जाता है, तो WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन
तो उसके संदर्भ में कितना मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करेगा WHO, तो ये 250 मिलियन है। तो ये भी प्रश्न आपको पूछ सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से दुनिया भर के पारंपरिक चिकित्सा की क्षमता का दोहन करना, विश्व भर के समुदाय समग्र की स्वास्थ्य में सुधार लाना। मेन मकसद इसका यही है कि इस्टेब्लिश करते हुए इसको बेहतर तरीके से जन उपयोगी संस्था के रूप में इसे विकसित करना है। नेक्स्ट है WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिंग मेडिसिन विश्व भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र वैश्विक कार्यालय होगा। तो आपको प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकता है कि यह विल बी द फर्स्ट एंड ओनली ग्लोबल सेंटर ऑफिस इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन वर्ल्ड वाइड। तो यह सबसे बड़ी उपलब्धि भारत की इस साल की है कि विश्व का पहला ऐसा देश बन जाएगा भारत, जहां पर एकमात्र वैश्विक केंद्र बनेगा, खुलेगा। जो इसकी शिलान्यास कब किया जाएगा? 21 अप्रैल 2022 को नरेंद्र मोदी के उपस्थिति में इसका आयोजन कराया जाएगा। शिलान्यास का वो कहाँ होगा? जामनगर। ध्यान रखिए, गुजरात का जामनगर। तो ये प्रश्न आपको इस रूप से 2-3 प्रश्न जरूर बनते इस टॉपिक से। तो ध्यान रखनी है कितना रुपया मिलियन निवेश करेगा। यह विश्व का पहला वैश्विक एकमात्र केंद्र ऐसा होगा जो ग्लोबल और जो ग्लोबली रूप से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ में आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करते हैं, यह लास्ट टॉपिक होगा और उसके साथ प्रश्न हम लोग देखेंगे क्या है प्रश्नों का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। प्रश्न यही सब पूछ सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक कवर करते हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को घोषित किया गया है। तो एक और भी आप लोग को दिवस याद रखना है। कौन? 5 अक्टूबर आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट डे के रूप में आ गया। 5 अक्टूबर राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। केंद्रीय पर्यावरण और वन जो जलवायु मंत्री है भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा, इसकी घोषणा की गई है। यह घोषणा कब की गई? यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। यह घोषणा राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67 बैठक हुई, उसमें इसकी घोषणा की गई है। तो आपको प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। भूपेंद्र यादव क्लियर द 67 मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ वर्ल्ड वाइड। इसकी ही बैठक में वर्ल्ड लाइफ में बैठक में इसकी बैठक में आप लोगों को इसकी घोषणा की गई है। गांगेय डॉल्फिन अर्थात गंगा में जो डॉल्फिन है वह इसकी चर्चा में आ जाता है। इसी से संदर्भ आपको प्रश्न पूछ सकता है, तो इसे ध्यान में रखना है। भारत में अधिकतर गंगा डॉल्फिन कहाँ पाया जाता है? मीठे पानी। मीठे पानी का मतलब हो गया फ्रेश वाटर। ये मत समझिए कि मीठा पानी होता है कोई। फ्रेश वाटर जो होता है उसे मीठा पानी बोला जाता है कि एक प्रजाति है। यह असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लंबी गहरी नदियों में दिखाई देती है गांगेय डॉल्फिन। इसका विस्तृत आपको इसके संदर्भ में चीज़ें देखने को मिलेगा कि किन किन स्टेट में, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। तो यह भी प्रश्न आपको पूछ सकता है। द सीन ऑफ द लॉन्ग डीप रिवर, आसाम, बंगाल, झारखंड, सेम एक्सप्रेशन है। चीज़ों को देखते चलिए आप लोग। गंगा नदी डॉल्फिन वर्ष 2010 में राष्ट्रीय जलीय घोषित प्रजाति घोषित किया गया भारत का। तो यह आपको वर्ष भी इससे पूछ सकता है, किस वर्ष इसको घोषित किया गया है? तो 2010 में इसे घोषित किया गया राष्ट्रीय जलीय प्रजाति अर्थात नेशनल इक्वेटरी स्पीसीज। 2010 में आप लोगों को 2010 में आप लोगों को घोषित किया गया। साथ में ही वर्ष 2012 वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो WWF जिसे कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश सरकार, ध्यान रखिएगा कौन सा सरकार? उत्तर प्रदेश, यूपी, संयुक्त रूप से देश के डॉल्फिन संरक्षण अभियान शुरू किया। जस्ट वो जैसे ही घोषित हुआ 2010 में आपको जलीय प्रजाति, उसके बाद आपको यूपी सरकार ने 2012 में WWF के साथ संगठन आपको समझौता करते हुए अभियान चलाया है। नेक्स्ट आप लोग याद रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अगस्त 2020 में मीठे पानी और समुद्री डॉल्फिन के दोनों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द अनाउंस्ड प्रोजेक्ट डॉल्फिन अगस्त 2020, जो बोथ फ्रेश वाटर एंड मेरीन डॉल्फिन अर्थात दोनों प्रकार के यहाँ तो डॉल्फिन, प्रोजेक्ट डॉल्फिन एक पूछेगा, एक आपको राष्ट्रीय डॉल्फिन पूछ सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलीय प्रजाति, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। और किस राज्य सरकार ने WWF वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर के साथ फंड नेचर के साथ समझौता किया है? ये भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट है डॉल्फिन का संरक्षण स्थिति क्या है, उसे जरूर जानना चाहिए आप लोग को, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है।
गंगा डॉल्फिन भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्रथम अनुसूची में लिस्ट जारी होता है। हाल ही में मैं वीडियो लिया हूँ, इस पर आप लोग जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं अनुसूची क्या होता है। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 रेड लिस्ट क्या होता है, वो क्या जारी करता है, इससे संबंधित आप लोगों को वीडियो जरूर देखना चाहिए। नेक्स्ट है, आप लोगों को यह चीज़ें भी कवर कर लेनी चाहिए। कोई आज खुशी मना रहे, पटाखा फोड़ रहे, कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ाई कीजिए। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर के तहत लुप्त प्राय अर्थात इंडिजर्ड के घोषित किया है। तो IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, संस्था है, वैश्विक संस्था यह है जो जवाबदेह है लुप्त प्राय जातियों को संरक्षित करने के लिए। इसकी सूची के परिशिष्ट वन के तहत यह शामिल किया गया। इसे कन्वेंशन ऑफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लुप्त प्राय प्रजाति सिटीज के अधीन सबसे अधिक सूचीबद्ध किया गया। तो सिटीज क्या होती है, इसके बारे में यह कब आया है, इस पर चर्चा पहले भी किया गया है, तो आप इन सब चीज़ों पर ध्यान देते रहिए। प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, प्रश्न आपको इसी रूप से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, गंगा डॉल्फिन प्रजाति जो प्रवासी प्रजातियां हैं उसके संरक्षण के लिए परिशिष्ट 2 में तहत सूचीबद्ध किया गया है। तो यह ध्यान रखना है, गंगा डॉल्फिन प्रवासी प्रजातियों को किस सूची में, 2 में, और गंगा डॉल्फिन को परिसूची 1 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना बिहार में वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया है। विक्रमशिला डॉल्फिन जो सेंचुरी है उसकी स्टेब्लिश किसके तहत किया गया, बिहार के अंडर वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। तो ये आपका आज का करंट था, उससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसे हम लोग चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा गया, इस पर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताते जाइए, ताकि हम लोग भी आप लोग समझ सके कि जो चीज़ें बताई गई उसे आप लोग कितना एब्जॉर्ब किए, कितना गेन किए हैं, और हम लोग बेहतर तरीके से और भी कार्य कर सके। और यही सब प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं रहिए, चाहे चीज़ों को उस रूप से देखिए। निर्यात से तैयारी सूचकांक 2021 में द्वितीय स्थान निम्नलिखित में किस राज्य के द्वारा प्राप्त किया गया। यहाँ पहला राज्य नहीं पूछा गया, दूसरा राज्य, ध्यान रखिएगा, प्रश्न इस रूप से भी पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट शुड बी गेट एंड सेकेंड पोजीशन ऑफ द एक्सपोर्ट ट्रेड इंडेक्स 2021। तो यह गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है। आंसर आप लोग दीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, कौन सा आंसर है। तो कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए आप लोग, ताकि हम लोग जान सके कि आप लोग कितनी चीज़ों को गेन करते हैं। नेक्स्ट है, ये सब चीज़ों को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आपको जो भी यहाँ मिल रहा है, आपको एग्जाम में जब ये प्रश्न देखने को मिलेगा तो आप लोग हमारे युक्ति की प्रासंगिकता को समझ में आएगा कि युक्ति क्यों सारगर्भित और सारगर्भित रूप से आप लोगों को उपलब्ध करा रहा है। नोट्स एग्जाम ओरिएंट, टू द पॉइंट ओरिएंट, और इन चीज़ों को क्यों आप लोग को डिलीवर कर रहा है। नेक्स्ट है, ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट एंड यूटी टेरिटरी जो होती है, यूनियन टेरिटरी, इज द ट्यूलिप फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड। एक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय या जम्मू कश्मीर। एक्सप्लेनेशन आपको उत्तर देना है, कौन है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय और जम्मू कश्मीर। तो एक्सप्लेनेशन आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि आप लोग और भी इंग्लिश होकर तैयारी को कर सके। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न है, क्या है उसे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन WHCTM विश्व भर के पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र वैश्विक कार्यालय की स्थापना की जाएगी, किस राज्य में या किस जगह भी आप लोगों को पूछ सकता है। सेम आपको है एक्सप्लेनेशन इन द विच फॉलोइंग द सिटी ऑफ WHO ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इन द फर्स्ट एंड ओनली ग्लोबल सेंटर ऑफिस फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन अक्रॉस ऑफ द वर्ल्ड वाइल बी एस्टेब्लिश्ड। तो महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। ऑप्शन आपको देना है आंसर, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप लोग बताते जाइए, ताकि आप लोग भी चीज़ों को सीख सके। चौथा नंबर प्रश्न क्या है, इसे देख लेते हैं हम लोग। मीठे पानी और समुद्री डॉल्फिन दोनों के लिए संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर प्रोजेक्ट डॉल्फिन वाज द अराउंड ऑफ द कन्वेंशन ऑफ द बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरीन डॉल्फिन। किस वर्ष की गई है, 2018 में।
2019 में, 20 में, 21 में आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट आप लोगों को जब पीडीएफ अपलोड कराया जाता है, आप लोगों को जाइए ऐप पर, ऐप या वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर करंट अफेयर्स का एक सेगमेंट बना होगा, उसमें पीडीएफ अपलोड करा दिया जाएगा, वहाँ आंसर होगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तब तक आप लोग आंसर यहाँ दे सकते हैं, जहाँ गलत होगा आप लोग समझ लीजिएगा, वहाँ पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है 5वां और आखिरी प्रश्न क्या है। नेक्स्ट है आखिरी प्रश्न आप लोग के यहाँ से पूछ सकता है इस रूप से, नाटो के जो महासचिव, वर्तमान महासचिव बनने से पूर्व जेम्स स्टोल्टेनबर्ग जो है निम्नलिखित किस देश के प्रधानमंत्री थे। स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, जर्मनी। ऑप्शन क्या होगा, उत्तर आप लोग बताइए फटाफट। बिफोर द बिकमिंग ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द नाटो, जेम्स स्टोल्टेनबर्ग was the prime minister of which of the following countries, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड और जर्मनी। तो आपको क्या होगा इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग बताते जाइए। तब तक हमें आप लोग सपोर्ट करिए आगे बढ़ाने में, और जितने भी हो सके अपने दोस्तों को, नए पुराने जितने भी दोस्त हैं शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में इसे लगाइए हमारे लिंक को, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके। ऐप डाउनलोड कीजिए, वेबसाइट विजिट कीजिए, चीज़ों को हर जो भी प्लेटफॉर्म आप लोग उपयोग कर रहा है, टू दी पॉइंट एग्जाम ओरिएंट बातें की जा रही है, तो आप लोग जरूर इसका लाभ लीजिए और हमें और भी बेहतर तरीके से आने के लिए एक मौका ज़रूर दीजिए, ताकि आप लोग को जो एक्सपीरियंस कराया जाएगा यहाँ पे एग्ज़ाम ओरिएंट वो कहीं नहीं होगा, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं। इम्प्रूव होते ही हम लोग, जैसे ही हम लोग 10,000 के सब्सक्राइबर को क्रॉस करेंगे, आपको मैंने वादा किया है कि इंडिया में वैसा आप लोगों को एजुकेशन सिस्टम में नहीं होगा एक्सपीरियंस जो हम लोग लेकर आएंगे। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। www.iftihis.in को विजिट कीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वाचिंग युक्ति IAS को। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे हम लोग, धन्यवाद।